गद्य 5 स्वराज की नींव। लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, हमारे कई राज्य अंग्रेजों के गुलाम थे। उस वक्त हमारे समाज में यानी कि हमारे देश में क्रांति की ज़रूरत थी, देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए। और तब सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की? तो लक्ष्मीबाई, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। इसलिए झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई और उसकी जो साथी मुंदर, जूही, ये सब जो उनकी नारी सेना थी, ये नारी सेना स्वराज की नींव कहलाती है। स्वराज की नींव यानी कि इमारत जो भी खड़ी करनी है, उसके नीचे जो हम पहले बनाते हैं, चणतर करते हैं, उसे नींव कहा जाता है। और नींव मजबूत होगी तब इमारत उस पर खड़ी कर पाएंगे। यदि मजबूत नहीं होगी तो हम उस पर इमारत खड़ी कर पाएंगे नहीं, गिर जाएंगी। तो शुरुआत करना, स्वाधीनता मिले या ना मिले दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले विरोध करना, शुरुआत करना, ये महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजों के सामने आज़ादी पाने के लिए शुरुआत करने वाली ये जो नारी सेना थी, उसे स्वराज की नींव कहा जाता है। तो प्रस्तुत एकांकी, इकाई का प्रकार क्या है? एकांकी। एकांकी यानी कि 1 अंक का नाटक, 3 अंक का नाटक और 1 अंक का नाटक। इस प्रकार त्रिअंकी और एकांकी, इस तरह के नाटक के प्रकार होते हैं। यहाँ पर जो दी गई है वह एकांकी है। स्वराज की नींव। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन हुआ है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में सार्थक समझे जाते हैं। यानी कि उन्होंने जो शुरुआत की, इससे आज़ादी नहीं मिली, पर शुरुआत की तो आने वाली पीढ़ी ने पर क्या किया, उसमें उस राह पर चल पड़ी। और जब तक स्वराज नहीं मिला तब तक वह शांति से बैठी नहीं। तो शुरुआत उन्होंने की, नारी सेना और लक्ष्मीबाई ने। तो यहाँ पर पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, जूही, रघुनाथ, तात्या और तात्या सेना नायक। रंगमंच यानी कि जहाँ पर नाटक हमें प्रस्तुत करना है वह मंच, उसे रंगमंच कहा जाता है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया गया है। कैंप कहीं पास में ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है, वहाँ पर कैंप लगाया है युद्ध के लिए। जब मैदान में जाते हैं तो जब युद्ध रात को नहीं होता तो सब अपने अपने तंबू में आराम या विश्राम करते हैं। तो रंगभूमि के आसपास ही कहीं कैंप लगा हुआ है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में रंगमंच पर प्रवेश करती है। पहला दृश्य क्या है? तो लक्ष्मीबाई रंगमंच पर आती है, लेकिन कैसे? गुस्से में है, उत्तेजित है। और दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। सैनिकों का उन्होंने वस्त्राभूषण पहने हुए हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया। जूही अपनी सखी जूही को बताती है कि मैं देख रही हूँ कि सब क्या हो रहा है। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। झांसी, कालपी, ये सब जो प्रदेश है, ये सारे के सारे अंग्रेज़ों ने अपने हस्तक कर लिए। देखते ही देखते अंग्रेज़ों ने ये सारे प्रदेश अपने हस्तक कर लिए और मैं कुछ नहीं कर पाई। और स्वराज को आते हुए देखती हूँ, मंजिल नज़दीक दिखती है, यानी कि ये सारे राज्य अंग्रेज़ों ने ले लिए हैं, तो मैं वापस लेने के नज़दीक ही हूँ, यानी कि कुछ ही देरी में उसे पा सकूँगी, ऐसा सोचती हूँ। फिर न जाने क्या होता है कि फिर से मेरे हाथ से बाजी चली जाती है। परंतु दूसरे ही क्षण
में मार्ग में हिमालय अड़ जाता है, यानी कि बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती है और मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। मंजिल क्या है? तो जो भी राज्य अंग्रेजों ने अपने हस्तक कर लिए उसे वापस लेने हैं। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है, यानी कि दूसरी मुसीबतें आती है। हिमालय पार करती हूँ तो महासागर में उठने वाली तरंगे जो मुसीबत खड़ी करती है, वैसे ही कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो नाविक सो जाते हैं। कभी कभी देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। राव साहब और तात्या टोपे दोनों उनके सैन्य दल को संभाल रहे हैं, लेकिन अंग्रेज लड़ते लड़ते एक एक प्रदेश अपने लेके आगे चले आ रहे हैं। फिर भी हमारे जो सैनिक है, यानी कि राव साहब और तात्या दोनों अभी सो रहे हैं। मतलब उनके साथ युद्ध करने के लिए या अपने प्रदेश को बचाने के लिए उनकी कोई तैयारी नहीं है। इसलिए कहते कि आज इस आराम में वह मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। झांसी हाथ से क्यों निकल गई थी? क्योंकि गंगाधर राव का निधन हो गया और उसका कोई वारिस नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने अपने हस्तक झांसी कर ली थी। सहसा वह दत्तक पुत्र को तो स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, झांसी अपने हस्तक कर ली थी। और लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी वापस लेकर ही रहूँगी। सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी को लेकर रहूँगी। आज मेरे साथ देने वाले सभी साथी इस आराम में मग्न है, इसलिए मैं आज अकेली पड़ गई। लेकिन क्या हुआ, अकेली हूँ फिर भी मैं झांसी लेकर रहूँगी। जूही ने कहा, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी? गीता में क्या कहा गया है कि कोई भी कार्य करो तो फल की आशा मत रखो, बस अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करते रहो, तो आपको अवश्य ही उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो आप निराश क्यों होती हो? आप तो गीता पढ़ती हो, तो उसका आचरण भी करती हो आप। लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं नहीं, निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। कब तक स्वराज नहीं मिलेगा? तो जब तक हमारे समाज में भेदभाव है, ऊंच नीच के है, जाति पाति के है, धर्म अधर्म के है, ये सारे भेदभाव जब तक रहेंगे और हम सब विलासिता में यानी कि मौज शौक में डूबे रहेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। त्या अंडरलाइन कर दो। स्वराज हमें गंगादास ने स्वराज लेने के बारे में क्या कहा था? तो स्वराज हमें मिलता है, कैसे मिलता है? सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन जूही ने कहा, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर राज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना है। महत्वपूर्ण बात क्या है? स्वराज मिले या न मिले दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए भूमिका तैयार करनी है, भूमिका तैयार करनी है। यानी कि सभी राज्यों के राजाओं को भी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए तैयार करने हैं और हमें भी एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो ये भूमिका तैयार करनी है। सबसे पहले स्वराज की नींव का पत्थर बनना है। स्वराज पाने के लिए उसकी शुरुआत करना, नींव रखना यानी कि शुरुआत करना, मुहावरे का अर्थ है नींव रखना यानी कि शुरुआत करना। तो स्वराज की नींव का पत्थर बनना अति आवश्यक है, यानी कि शुरुआत करना आवश्यक है।
सफलता और असफलता दैव के अधीन है। दैव यानी कि भाग्य के अधीन। सफलता मिले या ना मिले वह भाग्य के अधीन है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? शुरुआत करने से हमें कोई रोक सकता नहीं, वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई ने कहा, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस राज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास शक्ति है लेकिन हम दुर्बल है, क्योंकि शक्ति सही समय आने पर इसका प्रयोग किया जाए तभी कुछ पा सकते हैं। शक्ति है लेकिन कोई हमें मारने आए फिर भी हम बैठे रहेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे ना, या वह हमें घायल करके चला जाएगा। तो शक्ति का प्रयोग सही समय पर होना चाहिए। तो लक्ष्मीबाई कहती है कि हमारे पास शक्ति दल मतलब सेना रूपी शक्ति है, अस्त्र शस्त्र है, लेकिन कुछ तैयारी नहीं। आने वाली विपत्ति का सामना करने की कोई तैयारी नहीं है। इसलिए वह कहती है कि हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, क्योंकि तात्या और रघुनाथ दोनों ही मौज शौक में डूबे हुए हैं। इसलिए उन्होंने अभी कोई तैयारी नहीं की है। हमारे पास ग्वालियर का किला है। जब तक ग्वालियर का किला है तब तक अंग्रेज वह किला पार करके हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे मजबूत किला माना जाता है उसे। तो ग्वालियर जैसा किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों जानती हो? जूही ने कहा, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए, आनंद में मौज शौक में डूबे हुए, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर ने कहा, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। हम विलासिता में डूबे नहीं है, हम तो जागरूक हैं। आने वाली विपत्ति का सामना करने के लिए तैयारी भी करके आए हैं। यानी कि मुंदर सेना को तैयार करके यहाँ पर आई है। मुंदर और जूही दोनों सेना को तैयार करके यहाँ पर आई है। इसलिए मुंदर कहती है कि सब तैयारी हो गई है, हम विलासिता में नहीं डूबे, विलासिता में तात्या और बांदा के नवाब डूबे हुए हैं। जूही ने कहा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुस्कुराती हुई मुंदर ने कहा, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही, क्योंकि जूही वह तात्या को चाहती है, उसके साथ विवाह करना है उसे। इसलिए वह तात्या के बारे में कुछ ऐसा वैसा सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मुंदर कटाक्ष करती है कि तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। जूही ने कहा दृढ़ स्वर में, मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया भी नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं और राव साहब अभी भोग विलासिता में डूबे हुए हैं और उनकी सेवा में तात्या डूबे हुए हैं। मुंदर ने कहा, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? वह राव साहब को अपना स्वामी मानते हैं और तुम तात्या को अपना स्वामी मानती हो? जूही ने कहा, हाँ, मैं उनको स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और उससे भी बढ़कर अपने देश को स्वामी मानती हूँ। सबसे ऊपर उसके जीवन में किसका महत्व है? देश का। तो देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। यदि तात्या को भी ठुकराना पड़े तो मैं उसे ठुकरा सकती हूँ। मुंदर ने कहा, जूही तू तो नाराज़ हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? ये सब विलासिता में डूबे हुए हैं तो तुम्हारा कहना तो वह मानेंगे, तो तू रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई ने कहा, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ, जब राव साहब ने कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। राव साहब ने आनंद प्रमोद के लिए नृत्य करने के लिए जब जूही को कहा था तो जूही ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जूही ने कहा, हाँ रानी, मैं
स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, लेकिन विलासिता में डूबने के लिए और कला को किसी के गले की फांसी का फंदा नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। मैं आनंद प्रमोद के लिए नहीं नाच सकती, मैं देश के लिए नाच सकती हूँ और आज नाच भी रही हूँ, यानी कि युद्ध की तैयारियाँ कर रही हूँ। लेकिन जो आनंद प्रमोद के लिए मुझे नृत्य करने के लिए कहेंगे तो मैं उसे ठुकरा सकती हूँ। लेकिन लक्ष्मीबाई ने कहा, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यदि दर्द तो हमें ही कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते हैं तो बात ही क्या थी। ठोकर भी नहीं मार सकते, क्योंकि ठोकर मारेंगे तो दुख भी हमें ही होगा। ठोकर मारकर उनके जो आनंद प्रमोद में डूबे हुए हैं उनमें से उन्हें जगा सके तो कितना अच्छा होता। जूही ने कहा, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ, यानी कि उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुंदर ने कहा, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। राव साहब और तात्या की नींद हराम करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मीबाई ने कहा, नहीं मुंदर, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको नींद से जगा सकती है। दुश्मन जब उन तक पहुंच जाएंगे तब वह नींद से जागेंगे। अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जूही ने कहा, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई ने कहा, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। दोस्त से यदि कुछ कहा जाए तो ज़्यादा बुरा लग सकता है और संबंधों में दरार पड़ सकती है, लेकिन दुश्मन जब उन्हें ठोकर मारेगा तब उन्हें पता चलेगा। इसलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की गड्ढा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर ने कहा, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। और लक्ष्मीबाई ने कहा, और जूही तू तुरंत तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह दे। जूही ने कहा, खोज नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। और रघुनाथ महारानी, आपने सुना, रघुनाथ प्रवेश करते हैं, रंगमंच पर आते हैं। ये सारा संवाद तीनों के बीच हो रहा था। रंगमंच पर जूही, मुंदर और लक्ष्मीबाई के बीच ये संवाद हो रहा था। तब तात्या को खोजने के लिए जब जूही को कहा गया तो वह जाती है, तब सामने से कौन आता है? रघुनाथ जी आते हैं। लक्ष्मीबाई ने कहा, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। पेशवा को हराकर जनरल रोज की सेना आगे बढ़ रही है, ऐसा वह समाचार लेकर आई। जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई ने कहा, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी, क्योंकि कुछ राज्य के नवाब ऐसे थे जो अंग्रेज़ों को साथ देते थे। अंग्रेज़ों को साथ देते थे। जब लक्ष्मीबाई उनको अपनी तरफ या उन्हें साथ देने के लिए कहने के लिए गई तो किसी ने उन्हें साथ नहीं दिया था, तो इसलिए वो अकेली पड़ गई थी। तो कुछ राजाओं को ऐसी ठोकर लगेगी, जब अंग्रेज़ों से उन्हें ठोकर लगेगी तब उन्हें पता चलेगा कि अंग्रेज़ सरकार क्या है। तो पेशवा की हार ही उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा, ग्वालियर तक वह नहीं पहुंच पाना चाहिए। रघुनाथ ने कहा, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए तैयार हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। लक्ष्मीबाई ने कहा, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे, सामने से सेनापति भी आ रहे हैं। जूही ने कहा बाहर देखकर, जी हाँ, ये सरदार तात्या ही है।
लक्ष्मीबाई ने कहा, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? कटाक्ष में बोलती है कि आज तक तो आपने यहाँ मुड़कर देखा नहीं, तो आज कैसे यहाँ पर आना हुआ? तात्या ने कहा, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई ने कहा, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? फिर कटाक्ष करती है लक्ष्मीबाई कि आप तो इतने बड़े सेनापति हैं, पर इतने बड़े सेनापति होकर मेरे सामने ऐसे झुकते हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। खैर, छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकरों में जागीर बांट अभी खत्म नहीं हुआ होगा। चाटुकरों में जो जागीर बांटने का जो उत्सव मनाया जा रहा है वह अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा, इसलिए तोपों की आवाज़ वह फिर से कटाक्ष करती है, तात्या को फिर से कटाक्ष करती है। तात्या ने कहा, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। आप जो कहना चाहते हैं मुझे कह दो, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई ने कहा, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तो ये तोपें नहीं चल रही। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। अभी तक कटाक्ष और व्यंग में बोली जा रही है। उसे तो लक्ष्मीबाई को पता है कि तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। अंग्रेज दल नज़दीक आ रहा है इसलिए, लेकिन वह तात्या अभी तक जागृत नहीं हुआ, सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए थे, इसलिए वह तात्या को बार बार ऐसे व्यंग में बोलती है। जूही ने कहा, सरदार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या ने कहा, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी, मतलब कब तक मुझे ऐसा सुनाती रहेगी? लक्ष्मीबाई ने कहा, तू कहती है अच्छा, लेकिन तू कहती है तो उसे माफ़ कर देती हूँ। मुंदर ने कहा, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई ने कहा, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही ने कहा, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई ने कहा, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, स्वामी भक्तों की नहीं, जो अपने ही स्वामी की सेवा में लीन रहे, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं, जो देश की सेवा करे, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या ने कहा, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाइए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई ने कहा, तो जाओ, तलवार संभालो, नूपुर की झंकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो, हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। हनीफ, खड़ा हो जाइए। तात्या ने कहा, महारानी, आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई ने कहा, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से जीवन विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई ने जो योजना बनाई है उसमें यदि वह असफल रहे तो तात्या को कुछ करने के लिए कहती है। क्या करना है तात्या को? मौसीम, यदि लक्ष्मीबाई सफल न हो पाई तो तात्या को क्या करना है? मैक्स, युद्ध के अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी है वह और सेना को वहाँ से सही सलामत निकालना है। बातें करते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लक्ष्मीबाई ने कहा, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें रणभूमि छोड़ना नहीं। रणभूमि यदि हमने छोड़ दी तो हमारी वीरता कलंकित
हो जाएगी। युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाते हो तो वीर गति प्राप्त करते हो, लेकिन आपका जो शौर्य है उसकी चर्चा चारों ओर होती है। लेकिन यदि भाग जाते हो तो आपको लोग कोसेंगे, आपके बारे में बुरी बुरी बातें करेंगे कि वह कायर था। इसलिए हमारी वीरता को कलंकित नहीं होने देना। तात्या ने कहा, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा कीजिए, प्रणाम। ऐसा कहकर वहाँ से युद्ध के लिए निकलते हैं। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्धभूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। मुंदर ने कहा, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी, मैं भी आपके साथ रहूँगी। जूही ने कहा, और मैं तोपखाना संभालूंगी, तोपों को चलाने का कार्य जूही संभाल रही है। लक्ष्मीबाई ने कहा, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। यानी कि स्वराज प्राप्त करने की जो लड़ाई की है उसकी शुरुआत करने वाले पाए नींव के पत्थर बनेंगे हम। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हुई पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो रंगमंच पर प्रकाश के धुंधलाने न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यानी कि युद्ध भूमि में जाने से पहले महारानी गीता पाठ करने के लिए बैठी है। और इस तरह महारानी, तात्या और जूही और मुंदर सेना लेकर युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। उसके स्वाध्याय के प्रश्न कल आप सबको तैयार करके आने। आज मैंने पाठ आपको समझा दिया है। ओके।